व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो पूरी दुनिया में अकेली पड़ गई है, लेकिन फिर उसे दो अनजान आदमी मिलते हैं जिनके साथ उसने फिर से सब कुछ सही करने की कोशिश करी, दुनिया बसाने की कोशिश करी, लेकिन अंत में कुछ ऐसा भयानक हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। एक बर्बाद हुआ शहर जिसके चारों ओर खतरनाक रेडिएशन फैल चुकी है। जो कोई भी यहाँ पर रहता है सबके सब मारे गए, सिवाय एक औरत के जिसका नाम है एना, जो अभी रेडिएशन सूट पहनकर शहर से घर की ओर लौट रही है। वो वहाँ कुछ सप्लाईज को लेने के लिए गई थी, पर कुछ खास उसे मिला नहीं, क्योंकि समय के साथ सब कुछ खत्म जो हो चुका है। यहाँ हम एना के घर को देखते हैं जो शहर से मीलों दूर है और जंगल से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रेडिएशन का कोई नामो निशान नहीं है। अब वो अपना सूट उतार देती है, लेकिन घर जाकर खुद को सही तरीके से साफ करती है, ताकि अगर कुछ भी वायरस उसकी स्किन पर रह गया हो तो वो साफ हो जाए। ये उसकी जिंदगी का रोजमर्रा का काम है और इसके बाद वो आराम से सो जाती है अपने डॉग के साथ। पर अगले दिन जब वो अपने लगाए हुए ट्रैप को चेक करने गई तो वहाँ उसे कुछ अजीब सा दिखा, जिसे देखकर उसका डॉग भागने लगा। वो भी उसके पीछे पीछे भागी तो उसकी नज़र पड़ी एक गाड़ी पर, जो शायद किसी मुसाफिर की होगी, क्योंकि उसकी तरह ही सर्वाइवर होगा, या फिर कोई आदमखोर भी हो सकता है। आज के समय पर ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ये बात एना अच्छे से जानती है, और इसीलिए वो वहीं रुकी। और कुछ ही देर बाद जॉन नाम का शख्स वहाँ सूट पहने हुए आया और खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसे यहाँ पर एक भी रेडिएशन पॉइंट नहीं दिख रहा है। ऐसी जगह की तो उसे कब से तलाश थी, पर अभी एना उसके पास नहीं जाती, बल्कि जब वो वहाँ से चला जाता है तो उसकी गाड़ी को चेक करने करीब गई। तभी उसका डॉग उसे फिर कहीं ले जाने लगा। तब उसने देखा कि वही शख्स अब वाटरफॉल के नीचे अकेले नहा रहा है। एना फौरन उसके पास गई और चिल्लाने लगी कि जल्दी से बाहर निकलो। जॉन ने जब उसके हाथ में बंदूक देखी तो बेहद ही डर गया और खुद की बंदूक निकालकर उसकी तरफ तान दी, क्योंकि उसे लगा कि वो कोई आदमखोर है। लेकिन एना ने उसे समझाया कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि उसे ये बताने आई है ये पानी शहर से आ रहा है और इसलिए ये रेडियो एक्टिव है, तो तुम फौरन बाहर आ जाओ। इतना जानते ही जॉन कूद कर बाहर आ जाता और फौरन खुद को चेक करने लगा, लेकिन अब तक उसके शरीर पर रेडिएशन का असर हो चुका है, इसीलिए उसे अब उल्टियां होना शुरू हो जाती है। उसने फौरन खुद को इंजेक्ट करने की कोशिश की, पर उसका पूरा शरीर कांप रहा है, जिससे कि वो खुद इंजेक्शन लगा नहीं पा रहा है। तो एना उसकी मदद करती है, पर अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी है। वो उसे अपने घर लेकर आती है और उसकी खूब सही तरीके से साफ करती है, ताकि जो कोई भी रेडिएशन उसके शरीर पर चिपकी हो वो साफ हो जाए। फिर उसे सुला देती है, लेकिन अब समय के साथ साथ उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगती है। वो उसे उसकी दवाइयां भी लाकर देती है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। कई दिन तक वो बेहोश ही रहता है, जिससे एना को उसकी फिक्र होने लगती है। वो पूरी रात उसी के पास बैठी रहती है और प्रे करती है कि बस वो किसी भी तरीके से सही हो जाए। 4 दिन बाद आखिरकार उसकी दुआ का असर होता है, उसकी तबीयत में सुधार आता है। वो उसे लेकर बाहर आती है और फिर दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ एना अच्छे दिल की इंसान थी, इसीलिए उसने उसकी मदद की। अगर कोई और होता तो उसकी जगह तो शायद इतना नहीं करता, वो उसे वहीं छोड़ देता। पर ऐसे इंसानों की वजह से ही आज भी इंसानियत बची हुई है। खैर, अब बातचीत के दौरान एना उसे एक एल्बम दिखाती है जिसमें उसका भाई हेनरी की फोटो। इसके बारे में एना बताती है कि एक दिन उसका भाई शहर गया सप्लाईज लेने के लिए, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। न जाने वो कहाँ चला गया। वो मुझे अकेला छोड़कर। उसकी बातें सुन जॉन की आंखें भर आती है, क्योंकि उसने भी अपनों को खोया था, शायद इन दोनों की तरह लाखों लोगों ने भी। अगली सुबह एना को हम खेती करते हुए देखते हैं। तब जॉन उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो ट्रैक्टर है, फिर भी तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हो। उसने कहा कि उसके पास फ्यूल नहीं है, तो जॉन उसे एक लोकेशन बताई जहाँ पर अभी भी गैस स्टेशन है। ये सुन एना वहाँ गई और कुछ फ्यूल को स्टोर करके ले आई। अब खाने के दौरान इसके लिए एना उसका शुक्रिया करती है, क्योंकि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ उसने ये भी कहा कि अकेले रहते रहते उसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। जब से तुम आए हो हमें थोड़ा रिलैक्स मिला है। तब जॉन ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, ऐसा होता है जब आप सालों से अकेले रह रहे हो। आपको नहीं लगता कि एना कुछ ज़्यादा ही जल्दी उस पर। ऐसा भी हो सकता है कि जॉन बाहर से कुछ और और अंदर से कुछ और। उसने बताया कि वो सालों से एक बंकर में रहता है, लेकिन अकेले रहते रहते उसे घुटन होने लगी, इसीलिए उसने खुद के लिए अच्छा सा सूट ये गाड़ी बनाई और फिर बाहर आ गया। तब जाकर मुझे ये जगह मिली जहाँ पर रेडिएशन नहीं है। दरअसल वो एक इंजीनियर है और उसके लिए चीज़ों को ठीक करना, उसे बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगले दिन ये लोग मछलियाँ पकड़कर उसे खाते हैं। तब एना उसे अपने जनरेटर के बारे में बताती है। वो अभी ख़राब हो गया है, लेकिन पहले चला करता था। तो जॉन उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर ठीक नहीं कर पाता। लेकिन जब ये दोनों वाटरफॉल के पास जाते हैं तो उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना वो एक लकड़ी की व्हील बनाएं जिस पर जब वाटरफॉल का पानी गिरे तो उसे एनर्जी पैदा हो, जिसकी मदद से ये लोग उस जनरेटर को चला सकते हैं। एना को यह आइडिया काफ़ी पसंद आता है और ये उसी दिन लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। पर इन्हें कहीं कुछ खास तरह की लकड़ियाँ चाहिए थी जो मिल नहीं रही थी।
तो जॉन को एक चर्च दिखाई देता है। वो कहता है कि अगर हम इसे तोड़ दें तो इसकी लकड़ियां हमारे काफी काम आ सकती। पर एना इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि जब वो अकेली थी तो उसके पास यही चर्च था उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए। उसकी बात को सुन जॉन ने कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से प्रे करती हो तुम्हें चर्च जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों वो ये भाप लेता है कि एना इस चर्च को तोड़ने के फैसले से खास खुश नहीं है, इसीलिए वो जनरेटर को ठीक करने के आइडिया को ड्रॉप कर देता है। फिर वहाँ से एक सुपरमार्केट चला गया जहाँ आज भी कुछ सामान थे, जिनमें से जॉन को कुछ शराब की बोतल मिलती है, जिन्हें वो पी लेता है, मगर ये उसके लिए ठीक नहीं था क्योंकि उसके पास वो खुद के ही काबू में नहीं रहता। बाद में एना पर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है, यहाँ तक कि उसके साथ जबरदस्ती भी करता है, जिससे एना बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। सुबह जब हुई तो जॉन उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया कल रात वो सब नशे के कारण हुआ। एना भी अब यहाँ पर उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि वो उसे नाराज़ नहीं है। अब जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ अकेले हैं, यहाँ इनके अलावा कोई और नहीं है। एना भी अब उसके साथ काफ़ी खुश थी और दोनों साथ में अच्छा समय बिताते। एक रोज़ कैंडल लाइट डिनर भी होती है जिसमें एना काफ़ी शराब पीती है, तो जॉन उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और फिर नशे की हालत में बहुत कुछ कह डालती है, यहाँ तक कि उससे शादी के लिए प्रपोज भी कर देती है। फिर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि अभी हमारे पास काफ़ी परेशानियाँ हैं, हालात वैसे नहीं हैं जैसा हम चाहते हैं, इसीलिए सबसे पहले सब कुछ सही कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से शादी करेंगे। वो मान गई और फिर दोनों आराम से सो गए। अब अगले दिन जब एना अपने ट्रैप को चेक करने गई तो उसका डॉग भागते हुए एक आदमी के पास जाकर रुक गया। दरअसल दोस्तों ये आदमी अनजान था, आज पहली बार एना ने इसे देखा, सेम जैसे जॉन को देखा था। वो अपना नाम क्लोव बताता है, अब पानी की गुहार लगाता है और एना उसे अपने साथ घर ले आती है। पर जब जॉन उसे देखता है तो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन एना उसे रोकती है और समझाती है कि इसे बस पानी चाहिए। यहाँ जॉन और क्लोव की बातचीत होने लगती है, जिसमें वो बताता है कि वो पहाड़ के उस साइड एक गुफा में रहता है और जब वहाँ पर रेडिएशन का असर होने लगा तो मैं इधर मदद ढूंढते ढूंढते आ गया। इसके बाद वो इनसे पूछता है कि क्या वो कुछ दिन उनके घर पर रह सकता है। बड़ी देर सोचने के बाद जॉन कहता है कि ठीक है, तुम बाहर रह सकते हो। पर एना को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो कहती है कि तुम घर में ही रह सकते हो हमारे साथ। अब ये बात जॉन को काफ़ी अजीब लगती है, आखिर एना ऐसा क्यों कह रही है, पर वो कुछ कहता नहीं। दिन ये तीनों खाना खाते हैं, तब क्लोव पूछता है तुम यहाँ इस साइड कैसे आ गए। जॉन ने बताया कि दरअसल वो नॉर्थ की ओर जा रहा था, तब उसे रास्ते में छोटा लड़का दिखा जो कि भूख से मर रहा था। उसने मेरा खाना चुराने की कोशिश की, हालांकि मैंने उसे खाना दे दिया, लेकिन वो रेडिएशन से पीड़ित था और इसीलिए मैं उसे छोड़कर यहाँ पर आ गया। इसके बाद एना क्लोव को उसका कमरा दिखाती है, लेकिन अब चीज़ें जॉन के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो एना को सुना देता है कि ये तुम क्या कर रही हो, उसे आए हुए अभी चंद लम्हे हुए हैं, न जाने वो कौन है और तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो। तब एना और जॉन के बीच में हम पहली बार बहस होते हुए देखते हैं। वो जवाब में कहती है कि जॉन तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुमने मुझे आखिर वो बच्चे वाली बात क्यों नहीं बताई जिसको तुमने मरने के लिए छोड़ दिया। वो कहता है कि मैं बताना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी मैं तुमसे वो शेयर कर पाऊँ, तुम शायद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो एना कहती है कि मैंने अपने बाप और अपने भाई को खो चुकी हूँ, उससे भी बड़ी बात कोई हो सकती है, उसके अंदर अब हर चीज़ को सहने की शक्ति आ चुकी है। तब जाकर जॉन उसे सब कुछ बता देता है कि असल में वो बच्चा नहीं बल्कि एक आदमी था, जो कि उसी का भाई हेनरी था, जिसको उसने शूट करके मार दिया। और ये सुनते ही एना की आंखों से भर भर आंसू गिरने लगते हैं। जॉन उसे समझाता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैं क्या करता, मैंने उसे आसान मौत दी, वरना वो ऐसे ही हर दिन तड़प कर मरता रहता। उसकी बातें सुन एना को समझ आ रहा है, इसीलिए वो इस बारी भी उसे माफ़ कर देती है। जी हाँ दोस्तों, और सब कुछ फिर से सही हो जाता है। अब कुछ दिन बाद जब धूप वापस निकलती है तो ये दोनों लोग शिकार पर जाते हैं, जहाँ इन्होंने एक ऑस्ट्रिच का शिकार किया था। फिर डिनर में उसी को खाते हैं। इस दौरान एक बार फिर से उस व्हील को बनाने की बात छिड़ जाती है, पर क्लोव कहता है कि हमें उस चर्च को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो पवित्र जगह है। लेकिन एना इस बारी जॉन से कहती है कि वो जो कुछ भी करेगा वो उसमें उसका पूरा साथ देगी, और इसीलिए अब तीनों लोगों की सहमति से आखिरकार अगले दिन चर्च को तोड़ने का काम शुरू किया जाता है। फिर धीरे धीरे करके इनकी व्हील भी बनने लगी, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एना और क्लोव के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, जो चीज़ जॉन गौर से देख रहा था। इसीलिए वह एना को समझाता है ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जिसके साथ रहना चाहती हो रह सकती हो, पर ऐसा किसी को धोखा मत दो क्योंकि मुझे सब कुछ दिख रहा है। उसकी ये बातें एना को तोड़ देती है, इसीलिए वो बिना कुछ बोले रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ते बाद इनका आधा व्हील बनकर तैयार था, जिस चीज़ की खुशी में ये लोग आज कैंडल लाइट डिनर करते हैं। फिर बाद में एंजॉय करने के लिए पास वाले लेक में जाते हैं।
जहाँ पर ये सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें इन्हें पानी के नीचे फेंकी हुई बोतल को उठाकर लाना था, पर जॉन ये कर नहीं पाता। लेकिन क्लोव ये कर लेता है, पर वो साथ में आना को भी चलने को कहता है, जिससे कि यहाँ पर फिर से दोनों को देखकर जॉन को गुस्सा आता है। इसीलिए लेक से बाहर निकलने पर वो आना से कहता है कि अब वो शादी करने के लिए तैयार है, उन्हें इस हफ्ते शादी कर लेनी चाहिए। इस बात को डिस्कस करने के लिए वो अपने रूम में जाता है, लेकिन जॉन ने इतनी ड्रिंक कर ली थी वो जाते ही सो जाता है, जिससे आना को बहुत बुरा लगता है। उसने इतनी ज़रूरी बात के लिए भी टाइम नहीं है और इसी वजह से वो वही समय क्लोव के रूम में चली जाती है, जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब यहाँ से कहानी में वो मोड़ आने वाला है, जो कि दो प्यार करने वालों के बीच में जब तीसरा आ जाए तो क्या होता है ये हम जानेंगे। अब दोस्तों सुबह हुई, सबसे पहले आना उठी और नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद क्लोव आकर बैठ गया, लेकिन जब जॉन आया तो आना उठकर चली गई। फिर ये दोनों अपने काम पर लग गए, जहां जॉन ने क्लोव से कहा, जब से वो आया है मेरा और आना का रिश्ता पहले से बेहतर हो गया। ये सुन क्लोव मुस्कुरा कर कहता है कि यार तुम झूठ भी सही से नहीं बोल पाते, मुझे पता है कि मेरे आने पर तुम खुश नहीं हो। जॉन कुछ नहीं कहता। इन लोगों की व्हील अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब उस जगह पर फिक्स करना था जिसके लिए दोनों ही लगे हुए थे। उसी समय क्लोव का पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन अहम समय पर जॉन रस्सी को पकड़ लेता और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जब दूसरी बार ये चीज होती है तो क्लोव जॉन की आंखों में उसके लिए नफरत और गुस्सा देखता है। उसे पता था कि इस बारी वो उस रस्सी को छोड़ देगा, इसीलिए वो खुद ही ऊपर आ जाता है। अब ये सीन यहीं कट होता और हम एना को देखते हैं, जो जॉन से कल रात हुई चीजों के लिए माफी मांगती है, क्योंकि वो नशे में थी और ऐसे में उसे समझ नहीं आया कि उसने ये क्या कर दिया। तब जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, उसने उसे माफ कर दिया। अब तो क्लोव जा चुका है, उसे मेरा सूट लिया और हम दोनों को शुक्रिया भी कहा। लेकिन यहाँ बैना को उसकी फिक्र सताने लगी है, क्योंकि अचानक से वो कैसे चला जाएगा। कम से कम उससे मिल के तो जाना चाहिए था। वो भागते हुए बाहर गई, लेकिन क्लोव का कुछ भी अता पता नहीं था, जिसके चलते अब उसे उसकी फिक्र होने लगती है, कहीं गुस्से के मारे जॉन ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया क्लोव के साथ में। अब कई दिन उसने उसे ढूंढा, पर क्लोव कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए आना अब मायूस होने लगी। दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, जिस बात को जॉन महसूस भी कर पा रहा था। उधर जॉन ने जनरेटर को उस व्हील की मदद से चला दिया, जिससे कि घर की सारी लाइट वाली चीज चलने लगती है। एक दिन जब आना स्टोर हाउस में गई तो वहां उसे एक पियानो दिखा, जो कि पहले चर्च में रखा हुआ था। जब वो उसे प्ले कर रही थी तभी वहां पर जॉन आता है, लेकिन अब जिस नजर से वो उसे देख रही है, इसे हमें साफ पता चल रहा है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। शायद आना को पता चल चुका कि जॉन ने क्लोव के साथ क्या किया, इसीलिए अब उसे उस पर भरोसा उठ चुका है। आना तो अब मायूसी रहने लगी थी और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। शायद उसके दिल में क्लोव के लिए वो एहसास पैदा हो गया था, पर जॉन ने उस एहसास को ही खत्म कर दिया। इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दो प्यार करने वालों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।